वेलकम व्यूअर्स टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग 50 से ऑनवर्ड जो लेक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 52 का नाम है इसका एक्सेप्शन हैंडलिंग सीक्वेंस। तो एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए जो कोड लिखा जाता है तो उसका सीक्वेंस किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले तो ट्राई ब्लॉक लिखा जाता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि वो वाला कोड लिखा जाता है जिसमें एरर एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटी हो। उसके बाद उस एरर या एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक लिखे जाते हैं। तो मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक भी लिखे जा सकते हैं टू डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन। लाइक डिवीजन बाय ज़ीरो अगर एक्सेप्शन आती है तो उसके लिए जो है एक एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकता है। एक टाइप एरर के लिए हो सकता है, लाइक अगर वेरिएबल की टाइप हो रहा है और उसमें जो वैल्यू साइन हो रही है वो डिफरेंट है तो उसके लिए भी एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा जा सकता है। और उसके बाद जो है वो एल्स ब्लॉक है, वो कब एग्जीक्यूट होगा अगर कोई एक्सेप्शन नहीं रेज होगी, ठीक है। तो आगे लेक्चर नंबर 53 है फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन। तो ये जो एक्सेप्शन तब रेज होती है जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ डील किया जाए, उन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। तो उनमें कौन कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है। एक तो इनवैलिड ऑपरेशन है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ डील करने पे इनवैलिड ऑपरेशन तब आता है अब जब मॉड ऑपरेशन जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे परफॉर्म किया जाए, ठीक है। मॉड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता तो उस केस में जो एक्सेप्शन आती है उसको इनवैलिड एक्सेप्शन बोलेंगे। डिवीजन बाय ज़ीरो, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन बाय ज़ीरो एक्सेप्शन आएगी। ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, तो क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल है किसी भी टाइप का, लाइक इंटीजर है, कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है, तो उसकी एक लिमिट है, यानी उसकी एक जो है उसकी अपर बाउंड है, यानी इस पॉइंट के बाद यानी इतनी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसमें स्टोर हो सकती है। उस वैल्यू की एक रेंज है, उस रेंज से बाहर वाली अगर वैल्यू उसमें असाइन करेंगे तो ओवरफ्लो का आएगा। इसी तरह उसकी एक मिनिमम रेंज है, उस रेंज से छोटी वैल्यू अगर उसमें स्टोर करेंगे तो अंडरफ्लो का एरर आएगा। उसके बाद इनएग्जैक्ट कैलकुलेशन है, यानी कैलकुलेशन जो है वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है या जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया तो उसमें जो एक्सेप्शन आएगी उसको इनएग्जैक्ट कैलकुलेशन वाली एक्सेप्शन बोलेंगे। तो आगे फ़र्क आ जाता है, तो ये जो है उसमें लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है, एमसीक्यूज़ में भी आता है। यानी वो उन्होंने ऑप्शंस बताए होते हैं और वो ये कहते हैं कि आइडेंटिफाई करें इनमें से एक्सेप्शंस कौन सी हैं और एरर्स कौन से हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। शॉर्ट में भी वो डिफरेंस दो दो पूछ लेते हैं और एमसीक्यूज में भी बोलते हैं कि आइडेंटिफाई करें इसमें से एक्सेप्शन या एरर कौन सा है। तो इसमें जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि एरर्स आर यूजुअली रेज्ड बाय द इन्वायरमेंट इन विच एप्लीकेशन इज रनिंग, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कोड जो है वो किसी और इन्वायरमेंट में लिखा जाता है और वो जो रन है वो किसी और इन्वायरमेंट में होता है। तो जिस इन्वायरमेंट में वो रन हो रहा है अगर उसमें इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो एरर आएगा। फॉर एग्जांपल जिस जगह पे एप्लीकेशन ने चलना है वहाँ पे उसको इंटरनेट एक एज अ रिसोर्स चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है तो इस केस में एरर आएगा। एक्सेप्शन देख लेते हैं। आर द काज्ड बाय द कोड ऑफ द ऐप द कोड बिलोंग्स टू, यानी उस कोड में, ठीक है, उस एप्लीकेशन के कोड में ही कोई मिस्टेक है, कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से एक्सेप्शन रेज हुई है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने जो वैल्यू एंटर करी थी वो एक इंटीजर टाइप की थी तो उसने उसमें स्ट्रिंग टाइप की जो है वैल्यू एंटर किया तो वो एक्सेप्शन रेज होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकवर फ्रॉम एन एरर। तो इसमें क्या होता है कि एरर आने की सूरत में जो फर्दर एग्जीक्यूशन है या एग्जीक्यूशन की जो यानी उसकी जो कंटिन्यूएशन है वो पॉसिबल नहीं रहती, ठीक है। तो इस वजह से उससे रिकवर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ किया जा सकता है जिससे हम लोग एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं और सिस्टम को रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एरर्स कैन अकर एट रन टाइम एंड आर अननोन बाय द कंपाइलर। चूँकि ये ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अकर होते हैं जिसको रन टाइम कहते हैं, तो इस वजह से कंपाइलर्स को रन टाइम एरर का नहीं पता चलता, ठीक है। कंपाइलर को सिंटैक्स एरर्स का पता होता है या उनको वो आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उसमें ये कह रहा है कि जो कंपाइलर है, ठीक है, वो एक्सेप्शंस को जो है वो आइडेंटिफाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो ये कह रहा है कि एक्सेप्शन एरर्स को उनको यानी उनके लिए ऐसा कोड लिखा जा सकता है जिससे हम लोग ये टेस्ट कर सकें, यानी इस ऑपरेशन के बाद एरर आ सकता है कि नहीं एरर आ सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल्स करने के लिए तो कोड लिखते ही हैं, लाइक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक यूज़ होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो इस पॉइंट का मतलब ये है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे आ जाते हैं ट्रीटिंग एरर्स एंड एक्सेप्शन, ठीक है। अब एरर्स को एज एक्सेप्शन ट्रीट करने की बात हो रही है। अब इनको एज एक्सेप्शन क्यों ट्रीट किया जा रहा है,
या क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शन एरर के केस में जो है वो प्रोग्राम की जो कंटिन्यूएशन है वो बरकरार नहीं रहती, तो इस वजह से एरर आने के केस में हम एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में उन्होंने ये बताया प्रोग्रामर कैन यूज द रिपोर्ट एरर फंक्शन टू रिपोर्ट द एरर एंड लेट द विंडो ट्रीट इट एंड टर्मिनेट द प्रोसेस। ठीक है, एरर के केस में वही बात हो रही है कि जब एरर आता है तो वो जो उसकी कंटिन्यूटी है वो मेंटेन नहीं रहती। ठीक है, तो अब आगे इसमें लिखा हुआ है कि फैटल एरर टर्मिनेट्स द एंटायर प्रोसेस, यानी एरर के केस में क्या होता है कि जो प्रोसेस है, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्रोग्रामर है उसने जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है उसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू क्यों रखना है, ताकि उस प्रोग्राम ने जितने भी रिसोर्सेज एक्वायर किए थे उन्हें प्रॉपर तरीके से रिलीज किया जा सके, उन्हें क्लीन अप किया जा सके। ठीक है, अगर ये इन्होंने बताया सिंक्रोनाइजेशन रिसोर्सेज, इस पे पूरा चैप्टर है, आगे आएगा मिड के बाद वाला जो पोर्शन है उसमें सिंक्रोनाइजेशन की बात होगी, सच एज इवेंट्स सेमाफोर्स, तो ये पूरा जो है चैप्टर है उसकी बात हो रही है इधर। उसके बाद आ जाता है टर्मिनेशन हैंडलर्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि वो इसमें ये कह रहा है कि दे आर सिमिलर टू एक्सेप्शन हैंडलर्स, बट इसमें फ़र्क ये होता है कि एक्सेप्शन आए या ना आए, इन्होंने एग्जीक्यूट होना ही होना होता है। ठीक है, ये हर केस में जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। अब इसमें इसमें लिखा हुआ है कि कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें एक तो ये है एक गार्डेड बॉडी ऑफ अ कोड, ये ट्राई ब्लॉक की बात हो रही है। ठीक है, गार्डेड बॉडी ऑफ अ कोड गार्ड का काम कर रहा होता है। ठीक है, जो ट्राई ब्लॉक है, और उसके बाद अ ब्लॉक ऑफ अ टर्मिनेशन कोड, यानी टर्मिनेशन हैंडलर की बात हो रही है जिसको फाइनली कीवर्ड के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी यही बात लिखी हुई है कि अगर एक्सेप्शन आती है या नहीं एक्सेप्शन आती, ठीक है, उस केस में जो है ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गई होगा। ठीक है, तो सी जावा में और पाइथन में जो है ये वर्ड यूज़ होता है फाइनली क्लॉज का। ठीक है, एज अ टर्मिनेशन हैंडलर। उसके बाद आ जाता है बेटर प्रोग्राम विद टर्मिनेशन हैंडलर्स। तो यानी अगर टर्मिनेशन हैंडलर यूज़ किया जाए तो प्रोग्राम को उससे एफिशिएंट बनाया जा सकता है। तो इधर उन्होंने एग्जांपल ये दी हुई है कि अगर इनवैलिड हैंडल, ये चेक करना है कि जो किसी रिसोर्स का या फाइल का जो हैंडल है वो वैलिड है कि इनवैलिड है, तो उसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, एच इन एक वेरिएबल है जिसमें किसी फाइल का हैंडल है। ठीक है, उसको चेक किया जा रहा है कि वो इनवैलिड है कि नहीं है। उसके बाद आ जाता है फ़िल्टर फंक्शन। ठीक है, फ़िल्टर फंक्शन हम लोगों ने जो है वो पहले भी देखा था, क्यों यूज़ होता है कि अगर एक्सेप्शन आती है तो आइडेंटिफाई करना हो इसकी टाइप क्या और इसको हैंडल कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए जो है वो फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी आइडेंटिफाइज एक्सेप्शन टाइप एंड बेस्ड ऑन द टाइप द एक्सेप्शन हैंडलर कैन ट्रीट द एक्सेप्शन डिफरेंटली। ठीक है, यानी कोई भी टाइप की एक्सेप्शन हो तो उसके लिए जो है वो फ़िल्टर फंक्शन यूज़ हो सकता है टू आइडेंटिफाई एंड टू डील विद दैट काइंड ऑफ एक्सेप्शन। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि फ्लोटिंग पॉइंट अगर एक्सेप्शन रेज होती है तो उसको हैंडल करने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है उसको कंट्रोल एफ पी फंक्शन कहते हैं। तो एम सी क्यूज़ आता है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन है उनके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा हैंडल करने के लिए, कंट्रोल एफ पी फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद जो है अब वो कह रहा है कि ओल्ड स्टेटस जो है इसका वो किस में सेव होगा, फ्लोटिंग पॉइंट ओल्ड नाम का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद आगे पॉइंट आता है कि इन द एक्सेप्ट क्लॉज देर इज़ अ फिल्टर फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन। ठीक है, तो एक्सेप्ट ब्लॉक में हम लोग ये जो है फिल्टर फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो फिल्टर फंक्शन जो है आगे एक और मेथड या फंक्शन को कॉल करता है, गेट एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मीनिंग से ही ऑब्वियस है ये फंक्शन क्या करता होगा, भाई एक्सेप्शन की जो भी टाइप है वो रिटर्न करता होगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आ जाता है कि जो फिल्टर फंक्शन है वो एक्सेप्शन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए किस मेथड को कॉल करता है। ठीक है, उसके बाद आगे आता है ई कैटेगरी जो है एक रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, इस वेरिएबल में क्या होता है कैटेगरी, आगे मीनिंग से ही ऑब्वियस है, यानी उसकी जो भी टाइप होगी वो ये टाइप जो है वो होल्ड करेगा, ये वाला कैटेगरी ई कैटेगरी नाम का जो है वो वेरिएबल होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कंसोल कंट्रोल हैंडल्स, यानी स्क्रीन से रिलेटेड अगर वहाँ पे हैंडलिंग करनी है। ठीक है, वहाँ पे कोई एक्सेप्शन आती है तो उससे रिलेटेड अगर
हैंडलिंग अगर करनी है कंसोल की, ठीक है, तो उसके लिए भी एपीआई अवेलेबल है विंडोज़ के अंदर। ठीक है, तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो एक्सेप्शन हैंडलर्स हैं वो कंसोल से रिलेटेड जितनी भी एक्सेप्शंस आती हैं उनको हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए सेपरेट विंडोज़ के अंदर सेपरेट एपीआईज अवेलेबल है। तो एक तो एपीआई इन्होंने ये बताई हुई है, सेट कंसोल कंट्रोल हैंडलर एपीआई। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आ जाता है कि जो कंसोल से रिलेटेड जो एक्सेप्शंस हैं उनको हैंडल करने के लिए कौन सी एपीआई विंडोज़ के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका जो है वो जो है पैरामीटर लिस्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो पैरामीटर लिस्ट है और उसकी रिटर्न टाइप है। ठीक है, एक तो रिटर्न टाइप इसकी बूल होगी और उसके बाद पी हैंडलर रूटीन। ठीक है, ये इसकी टाइप है और ये हैंडलर रूटीन है, और दूसरा जो पैरामीटर है वो ऐड नाम का। तो वन बाय वन देखते हैं, दो पैरामीटर लेता है। अब हैंडलर रूटीन क्या है? अब हैंडलर रूटीन नाम का जो पैरामीटर है, ठीक है, वो क्या करेगा, जो हैंडलर रूटीन होगी उसका एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, एपीआई टेक्स द एड्रेस ऑफ हैंडलर रूटीन। ठीक है, हैंडलर रूटीन नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, उसका एड्रेस ये स्टोर करता है। उसके बाद जो है ऐड बूल नाम का एक पैरामीटर है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हैंडलर रूटीन एक है, ठीक है, तो उस केस में जो अब ऐड की रिटर्न टाइप बूल है, बूल का मतलब है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, हैंडलर रूटीन अगर एक से ज़्यादा फंक्शंस का एड्रेस स्टोर करना है तो जो ऐड की वैल्यू है उसको ट्रू रखना पड़ता है। ठीक है, अगर एक ही हैंडलर रूटीन का एड्रेस एज अ पैरामीटर पास करना है तो उस केस में हम लोग जो ये ऐड की वैल्यू उसको फॉल्स रख सकते हैं। ठीक है, आगे ये लिखा हुआ है देयर कैन बी अ नंबर ऑफ हैंडलर रूटीन इफ द एड्रेस पैरामीटर इज सेट टू ट्रू, यानी मल्टीपल एड्रेस हैंडलर रूटीन का एड्रेस रखना है। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो ऐड की वैल्यू उसको ट्रू कर सकते हैं, अदरवाइज फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हैंडलर रूटीन ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये एक पैरामीटर ले रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि इस डी वर्ड कंट्रोल टाइप। ठीक है, यानी एक्सेप्शन जो भी रेज करनी है, ठीक है, तो उसके लिए जो है उसकी टाइप यानी मेंशन करनी पड़ेगी। तो इसमें यह लिखा हुआ है कंट्रोल सी इवेंट, यानी अगर कीबोर्ड से जो है वो कंट्रोल सी प्रेस होता है तो उस केस में ये वाला जो है इवेंट अकर होगा, कंट्रोल सी इवेंट। ठीक है, इनको इवेंट्स को सिग्नल भी बोलते हैं या सिग्नल हैंडलर भी बोलते हैं। इंडिकेट्स दैट अ कंट्रोल सी सीक्वेंस वाज एंटर्ड थ्रू कीबोर्ड। तो आगे आ जाता है अगला जो इवेंट है वो कंट्रोल क्लोज इवेंट है। वो तब होगा जब जो है वो विंडो को क्लोज किया जा रहा हो। ठीक है, उस एप्लीकेशन को क्लोज किया जा रहा हो। कंट्रोल बैक इवेंट का मतलब ये है कि जब कंट्रोल प्लस ब्रेक जो की है उसको प्रेस किया जाए। ठीक है, लॉग ऑफ का मतलब ये है कि जब जो है वो साइन ऑफ या लॉग ऑफ किया जा रहा हो विंडोज़ को। ठीक है, कंट्रोल शटडाउन का मतलब ये है, ये इवेंट तब रेज होगा जब विंडो को शट डाउन किया जा रहा हो। ठीक है, तो इसमें पॉइंट ये है कि जो ये सिग्नल्स हैं या जिनको इवेंट भी कहते हैं, ये अप्लाई टू द होल प्रोसेस, यानी इनका जो भी अफेक्ट है वो पूरे के पूरे प्रोसेस पे होगा। उस प्रोसेस पे जितनी भी थ्रेड्स हैं उन सारों पे इफेक्ट होगा। जबकि जो एक्सेप्शन है अप्लाइज टू द सिंगल थ्रेड, यानी जिस थ्रेड को वो बिलोंग करती है सिर्फ उसको इफेक्ट करेगी। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जो सिग्नल्स का जो इफेक्ट है वो थ्रेड पे होता है या पूरे प्रोसेस पे होता है। ठीक है, इसी तरह एक्सेप्शन का जो इफेक्ट है वो थ्रेड पे, उसी थ्रेड पे होता है या पूरे के पूरे प्रोसेस पे होता है। तो ये फ़र्क जो है एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि यूजुअली सिग्नल हैंडलर्स। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो इवेंट्स हैं इनको सिग्नल भी बोलते हैं, सिग्नल्स भी बोलते हैं और सिग्नल हैंडलर्स भी बोलते हैं। किस लिए यूज़ होते हैं? टू क्लीन अप टास्क। तो ये एमसीक्यूज आता है कि इस तरीके से बनता है कि जो क्लीन अप टास्क परफॉर्म करने के लिए क्या यूज़ होता है, और ऐसे भी पॉसिबिलिटी बनती है कि सिग्नल हैंडलर्स का पर्पज़ क्या है, ये किस लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब ये तो देख लिया, शट डाउन करना है या क्लोज करना है, लॉग ऑफ करना है, साइन ऑफ करना है, उस टाइम पे ये अकर होते हैं। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एक सिग्नल हैंडलर एग्जीक्यूट होता है तो अगर उसने किसी दूसरे सिग्नल हैंडलर को कॉल नहीं करना तो वो उसकी वैल्यू को ट्रू कर देगा। ठीक है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक सिग्नल हैंडलर
अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है तो वो चाहता है कि जो बाकी सिग्नल हैंडलर हैं वो ना चलें या वो नो एग्जीक्यूट हों, तो उस केस में वो ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये है कि जो अगली चेन है यानी मल्टीपल सिग्नल हैंडलर हो सकते हैं तो वन बाय वन वो एग्जीक्यूट होंगे। तो आगे ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है द वैल्यू इन केस इट टेक्स केयर ऑफ द टास्क और इट में रिटर्न फॉल्स। तो फॉल्स के केस में क्या होता है, द नेक्स्ट हैंडलर इन द चेन इज इन्वोक्ड। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद लेक्चर नंबर 60 आ जाता है, तो इसको उन्होंने इधर इसका प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो प्रोग्राम को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पेपर में नहीं आता।